वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम एबीजी एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एबीजी एनालिसिस क्या होता है, हम एबीजी एनालिसिस क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कहाँ से करते हैं, इसके लिए कौन सा टेस्ट करना ज़रूरी होता है, ये सभी हम आज एबीजी एनालिसिस में देखने वाले हैं। देखते हैं एबीजी एनालिसिस। तो हम देखते हैं एबीजी एनालिसिस क्यों करते हैं। एबीजी एनालिसिस करने का सबसे बड़ा उद्देश्य इसकी फुल फॉर्म होती है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो इसका मतलब हम आर्टरी में जो ब्लड है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। उसमें जो भी गैसेज हैं जैसे O2, CO2 और उसका pH, बाइकार्बोनेट लेवल, ये सभी हम देखने वाले हैं एबीजी एनालिसिस में। एबीजी एनालिसिस में हम आर्टेरियल ब्लड का सैंपल लेकर उसमें हम ये सभी चीज़ें देखते हैं। O2, CO2, pH, PCO2, ये सभी हमें देखने को मिलती है इस बात में। तो सबसे बड़ी बात है कि हम कहाँ से ये एबीजी का सैंपल लेते हैं और इसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो ये हम आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं एबीजी एनालिसिस के लिए कौन सी साइट से हम ब्लड सैंपल लेते हैं। साइट देखते हैं। तो इसके लिए सबसे प्रीफर्ड साइट जो है, जो सबसे पहले हम प्रीफर करेंगे वो है रेडियल आर्टरी को हम सबसे पहले प्रीफर करते हैं सैंपल के लिए। उसके बाद में हम प्रीफर करते हैं ब्रेकियल एंड उसके बाद में हम प्रीफर करते हैं फीमोरल आर्टरी। ये तीनों आर्टरी हम प्रीफर करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि हम ये तीनों आर्टरी ही क्यों प्रीफर करते हैं। सबसे इसका जवाब ये है कि ये एक तो सबसे एसेसिबल और ईजीली एसेसिबल आर्टरीज है और ये और आर्टरीज की तुलना में थोड़ी ऊपर पाई जाती है, इसलिए हम इन तीनों आर्टरी को प्रीफर करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेडियल आर्टरी। हम रेडियल आर्टरी को लेने से पहले एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है एलन्स टेस्ट। अब हमें ये देखना है कि एलन टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो हम देखते हैं कि रेडियल जो आर्टरी हम चूज करते हैं, रेडियल आर्टरी चूज करने के लिए हमें एक टेस्ट करना होता है, वो है एलन्स टेस्ट। अब हमें देखते हैं कि एलन्स टेस्ट क्यों करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा वजह है वो है हमें जो अल्नर आर्टरी है रेडियल आर्टरी के साइड में, उसका सर्कुलेशन चेक करने के लिए हम एलन्स टेस्ट करते हैं। एलन्स टेस्ट कैसे करते हैं, जो अपनी रेडियल आर्टरी है और इस साइड हमारी अल्नर आर्टरी है, हमें अपने हाथ को बंद करके दोनों आर्टरीज को एक साथ दबाना है। थोड़ी देर दबाने के बाद में हमें अपनी अल्नर आर्टरी को छोड़ देना है और अपनी रेडियल आर्टरी को दबाए रखना है। उसके बाद में हमें चेक करना है कि अपने जो रेस्ट ऑफ हैंड है उसमें ब्लड सप्लाई सही हो रही है या नहीं। अगर 5 से 15 सेकेंड में अगर यहाँ का एरिया वाइट ना होकर अच्छा ब्लड सप्लाई से सही दिखे हमें कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है, तब हम रेडियल आर्टरी से सैंपल ले सकते हैं। अगर यहाँ ऐसा नहीं दिखता है कि अल्नर आर्टरी प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो हमें दूसरे हैंड की रेडियल आर्टरी देखनी होती है तभी। और एक चीज़, हमें यहाँ जब भी हम हेपेरिनाइज्ड सिरिंज लेते हैं, यहाँ हम हेपेरिनाइज्ड सिरिंज यूज में लेते हैं। कौन सी? हेपेरिनाइज्ड सिरिंज यूज में लेते हैं सैम्पलिंग के लिए, जिसका गोज 23 से 25 गोज की होती है। और एक सबसे बड़ी चीज़, हमें क्या एंगल रखना होता है प्रिक करने के लिए, वो है 45 to 60 डिग्री एंगल। इस एंगल पे हमें प्रिक करना होता है और सैंपल लेना होता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि एलन्स टेस्ट करना होता है। आजकल एक नया हो गया मॉडिफाइड एलन्स टेस्ट। नॉर्मली एलन टेस्ट हम पहले जो टेबल पे हाथ रख के ही करते थे, लेकिन अब मॉडिफाइड एलन टेस्ट में हाथ को बॉडी लेवल से ऊपर रखकर फिर एलन्स टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये है मॉडिफाइड एलन्स टेस्ट, आजकल इसको यूज़ लिया जाता है।
अगर एलएन टेस्ट नेगेटिव आता है तब हम रेडियल आर्टरी को प्रीफर ना करके दूसरी आर्टरी को प्रीफर करते हैं लेने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसका रिजल्ट क्या होता है जब हम सैंपल ले लेते हैं, लैब में भेज देते हैं, तो उसके बाद में हमें एबीजी एनालिसिस में क्या क्या देखने को मिलता है, कौन सी वैल्यूज़ देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें ब्लड का पीएच देखने को मिलता है जो कि नॉर्मली होता है 7.35 टू 7.45। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है PaCO2, CO2 की मात्रा देखने को मिलती है ब्लड में जो कि नॉर्मल लेवल होता है 35 से 45 mmHg। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है PaO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो होता है 80 to 100 mmHg। इसके अलावा SCO3 बाइकार्बोनेट का लेवल देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल होता है 21 से 28 MEQ पर लीटर। और सेचुरेशन ऑफ O2 देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल होता है 95 to 100%। हमें बेस एक्सेस देखने को मिलता है जो कि -2 से +2 होता है mm। और इसके अलावा हमें देखने को मिलते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनका लेवल देखने को मिलता है। तो ये हमें टोटल ये वैल्यूज़ देखने को मिलती है एबीजी एनालिसिस में। ये सातों वैल्यूज़ हम चेक करते हैं। अगर ये एबनॉर्मल आती है उसी के आधार पे हम आगे का डायग्नोसिस करते हैं। पीएच 7.35 टू 7.45, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 35 से 45, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 80 to 100, हाई बाइकार्बोनेट का लेवल 21 से 28 MEQ पर लीटर, सेचुरेशन ऑफ O2 95 to 100 और बेस एक्सेस +2 से -2 से +2। और इसके अलावा में सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखने होता है इसमें। तो हम इसका ये जो अपने वैल्यू मिलती है उसके आधार पर अगर वैल्यू बढ़ी हुई है या घटी हुई है, इसके लिए हम देखते हैं जो ब्लड का पीएच होता है वो प्रोपोर्शनल होता है HCO3 के, मतलब बाइकार्बोनेट के प्रोपोर्शनल होता है, और PaCO2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता होगा कि SCO3 जब भी बढ़ता है तो वहाँ मेटाबॉलिक कंडीशन होती है और PaCO2 रेस्पिरेटरी कंडीशन को बताता है। SCO3 मेटाबॉलिक कंडीशन और PaCO2 रेस्पिरेटरी कंडीशन को बताता है। हमने देखा SCO3 की मात्रा 21 से 28 mm और PaCO2 की मात्रा 35 से 45। वहीं हमने pH को देखा 7.35 से 7.45 देखा। अब इनमें जो वैल्यू बढ़ी हुई होगी उसके आधार पर हम बताएंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर pH कम दिखाई देगा 7.35 से कम, तो हमने पहले देखा कि pH प्रोपोर्शनल होता है PaCO3 के, तो इसका मतलब हमें यहाँ SCO3 भी कम देखने को मिलेगा और PaCO2 ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बताया था कि PaCO2 रेस्पिरेटरी कंडीशन को डिनोट करता है। अगर PaCO2 बड़ा मिला तो मतलब यहाँ एसिडिक कंडीशन होगी, और pH कम मिला तो ये दिखाएगा हमें एसिडिक कंडीशन, और PaCO2 अगर बढ़ा हुआ मिला तो ये रेस्पिरेटरी कंडीशन को दिखा रहा है। तो यहाँ हम बताएंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है। वहीं हमें अगर pH बढ़ा हुआ मिला तो सीधी सी बात है PaCO2 हमें कम मिलेगा, तो यहाँ हम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन बताएंगे, क्योंकि यहाँ pH बढ़ा हुआ है और PaCO2 कम है, 35 से कम। ये दोनों रेस्पिरेटरी कंडीशन हो गई। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिक कंडीशंस। हमने देखा कि pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है PaCO2 के और प्रोपोर्शनल होता है SCO3 के। तो जब भी pH बढ़ा हुआ होगा तो SCO3 भी बढ़ा हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये दिखा रहा है मेटाबॉलिक कंडीशन को और ये बता रहा है एल्केलोसिस को। तो यहाँ होगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। और पीएच कम मिलता है तो सीधी सी बात है SCO3 भी कम मिलेगा। तो ये दिखाएगा पीएच कम है तो यहाँ एसिडोसिस की कंडीशन है, तो ये दिखाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये चारों कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, ये चारों कंडीशन हमें देखने को मिलती है एबीजी एनालिसिस के बाद में। इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर पीएच 7.50 PaCO2 है 32 और SCO3 है 24, तो ये कौन सी कंडीशन होगी? यहाँ पीएच बढ़ा हुआ है। अगर पीएच बढ़ा हुआ होगा तो सीधी सी बात है PaCO2 कम होगा और यहाँ SCO3 नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू 21 से 28 होती है तो ये नॉर्मल है। PaCO2 35 से 45 होता है तो मतलब ये कम है। यहाँ 7.45 से ज़्यादा है मतलब पीएच बढ़ा हुआ, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? एल्केलोसिस। और यहाँ PaCO2 डिक्रीज है, रेस्पिरेटरी कंडीशन को डिनोट कर रहा है, तो ये हुआ रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अब एक चीज़ और आती है इसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कंपनसेट करती है बॉडी। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप उसको सोल्व करके कमेंट करना। आपके लिए क्वेश्चन है पीएच है 7.30, PaCO2 है 35 एंड SCO3 है 20। तो आपको इसका आंसर देना है कि यहाँ कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कोलोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कोलोसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।